हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए बीएससी 6 डायनेमिक्स का सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड आज कुछ टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सेंट्रल ऑर्बिट को डिफ़ाइन किया है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल moving in a plane under the action of a force which is always directed towards a fixed point। कोई भी पार्टिकल जो प्लेन में मूव कर रहा है, जो उसने पाथ ट्रेस किया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज़, जिसका झुकाव क्या था, एक फिक्स पॉइंट की तरफ था, मतलब विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट कहेंगे। जो पाथ ट्रेस किया जाएगा उसे सेंट्रल ऑर्बिट बोला जाएगा। तो इसमें दो पॉइंट यूज़ हो रहे हैं। एक तो यूज़ हो रही है फोर्स, कि वो फोर्स कौन सी है जिसके एक्शन से वो पार्टिकल पाथ डिस्क्राइब कर रहा है। फिर उसके बाद है वो फिक्स पॉइंट कौन सा है जिसके अराउंड वो सेंट्रल ऑर्बिट बना रहा है। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द फोर्स, और जो फोर्स की बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे एक सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जैसे अपनी अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जो सन है वो एक फिक्स पॉइंट है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जो पाथ डिस्क्राइब कर रही है। तो जो ये पाथ है ये सेंट्रल ऑर्बिट कहलाता है। और जो ये फोर्स है जिसके कारण से ये पाथ ट्रेस हो रहा है, उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सेंट्रल ऑर्बिट बनते हैं ये हमेशा प्लेन कर्व में होते हैं। जो सेंट्रल ऑर्बिट होंगे, मैंने क्या बात बोली, ये सेंट्रल ऑर्बिट central orbit is always a plane curve। जो सेंट्रल ऑर्बिट होंगे वो हमेशा प्लेन कर्व में होंगे। इसे हमें प्रूव करना है कि सेंट्रल ऑर्बिट प्लेन कर्व में कैसे होते हैं। अगर मैं ये लेट कर लूँ कि O कोई भी सेंट्रल फोर्स है और OX एक इनिशियल लाइन है, और किसी भी टाइम t पे कोई पार्टिकल P पॉइंट पे है जो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, जो P पॉइंट पे है और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या लेट कर लिया, R। हम ये मान लेते हैं एट एन एंगल थीटा। ठीक है, किसी भी टाइम t पे उसका एंगल क्या था, थीटा था। ठीक है, अब अगर वो पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसमें लगने वाली फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होगी, और सेंट्रल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन अलोंग OP या फिर PU ये रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगा। ठीक है, और अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन OP या PO है तो उसकी एक्सेलरेशन भी इसी लाइन पे होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल होगी OP वेक्टर के। ठीक है, जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, d²R/dt²। ठीक है, अगर पैरेलल हो तो जानते हो कि उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल। ठीक है, और OP की वैल्यू हमने लेट की हुई है, मतलब वो पोजीशन वेक्टर हमने R लेट किया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिखें तो कोई फ़र्क तो नहीं है कि d²R/dt² क्रॉस R, मैंने क्या किया, dr/dt की क्रॉस प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दी। सेम वेक्टर है, वैल्यू 0 रहेगी, तो ये रिज़ल्ट पे इफेक्ट नहीं डालेंगे कुछ भी। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, d/dt dr/dt क्रॉस
आर विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब अगर देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा है कि ये डेरिवेटिव है इन दोनों का, सॉरी ये जो डेरिवेटिव है मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन की है इसका, ठीक है। मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव dr/dt, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करें तो dr/dt क्रॉस r किसके इक्वल हो जाएगा, h वेक्टर के। मतलब ये एक कांस्टेंट वेक्टर है कोई भी, ठीक है, विच इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। हाँ जी, उसके बाद ऑल्सो हम एक बात और जानते हैं, ये लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनका रिजल्ट 0 रहता है। जो मैं r और r लेकर चल रहा हूँ, दो वेक्टर सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिफ़ाइन कुछ इस टाइप से करते हैं, dr/dt क्रॉस r विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। dr/dt की वैल्यू क्या है, h, तो r डॉट h विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमारा कुछ ऐसा बना कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो r है वो परपेंडिकुलर हो गया h की। r परपेंडिकुलर h होने का मीनिंग ये हुआ, जैसे सपोज करें अगर ये h वेक्टर है, ठीक है, अगर ये h वेक्टर है तो ये r है एक तरह से, ठीक है, ये h वेक्टर है तो ये r है, तो r इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो एक ही प्लेन में बना रहेगा। तो r मतलब p जैसे जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो जो वो एक सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा वो एक प्लेन कर्व में बनेगा, ठीक है। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमेशा किस में होंगे, प्लेन कर्व में होंगे, ठीक है। तो जो मैंने बातें बताई इसके अंदर, सबसे पहले मैंने इसको डिफ़ाइन किया सेंट्रल ऑर्बिट को, फिर हमने ये बात पढ़ी है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होंगे वो हमेशा एक प्लेन कर्व में होंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो पॉइंट होते हैं, एक तो होती है पोलर फॉर्म में, एक होती है पैडल फॉर्म में। हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट को पोलर फॉर्म और पैडल फॉर्म में डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। उससे भी पहले कुछ फार्मूलाज या कुछ टर्म इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, टॉपिक में यूज़ होनी है। सबसे पहले मैं वो डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। जब वो डिफ़ाइन होंगी तो टॉपिक इजी हो जाएगा करना, ठीक है। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट यूज़ होंगे रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के। ये जो रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है ये फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व के अंदर। फिर से पढ़ना चाहो तो उसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन का, ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। रेडियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्केयर, ये होती है रेडियल एक्सेलरेशन। एक आएगी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग दी रेडियस वेक्टर होगी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो दोनों को हम डिफाइन कर रहे हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल रहेगा, 1/r डी बाई डी टी आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो जो मैंने अब टॉपिक करवाना है उसके लिए मैंने जो दो फार्मूलाज यूज़ होने हैं उसके बारे में आपको बताया। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ये बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको एक डायग्राम के हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन बताई थी जो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा था। मैंने उस टाइम ये बताया था कि अगर ओ कोई भी फिक्स पॉइंट हो, ठीक है, और ओ एक्स कोई भी इनिशियल लाइन है, और किसी भी टाइम टी पे अगर पार्टिकल पी पॉइंट पे है जो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर लेट कर लें एट एन एंगल थीटा, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, एक्सेलरेशन की जो बात मैं कर रहा था वो सेंट्रल फोर्स से ही आएगी। पहले मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि जो ये पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होगी। तो उसमें अगर पार्टिकल में लगने वाली फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी पार्टिकल पे लगेगी। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया था वो अलोंग द लाइन ओपी होगी, ठीक है, ओपी या पीओ, ठीक है। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है वो क्या रहेगा, वो टुवर्ड्स दी ओ होगा, क्योंकि हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। और आर जो है वो क्या रहेगा, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फिक्स पॉइंट रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों के साइन मतलब दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट। अगर मैं एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट करूं, मैथ में एफ से डिनोट किया, वेरिएबल में उसी अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एक फोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो एम डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस ये मैंने रेडियल एक्सेलरेशन लिखी है और इनटू में एम लिखा है, तो ये फोर्स बन गई विच इज़ इक्वल टू माइनस एम एफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्केयर किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने लेके चला हूँ, मैं जो लेकर चला हूँ ये रेडियल एक्सेलरेशन लेकर चला हूँ जो ओपी लाइन के अलोंग था, ठीक है। अब जो मैं लेकर चलूँगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब उसको बैलेंस करने वाली कोई भी फोर्स नहीं होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, क्या बनेगी वो, एम 1/r डी बाई डी टी आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। ये पता होना चाहिए ये कैसे डिफाइन किया मैंने। मास और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये होगी फोर्स, ठीक है। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई अनदर फोर्स नहीं है, तो इस फोर्स को कोई और फोर्स बैलेंस नहीं करेगी, इसी वजह से इक्वल टू 0 हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। मास 0 नहीं होगा, इसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करें तो आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कोई भी कांस्टेंट वेक्टर था एच, उसके इक्वल मान लिया, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम डी थीटा बाई डी टी को यूज़ करेंगे क्या, एच बाई आर स्केयर की फॉर्म में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आर है उसको हम लेट करेंगे
ये आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस और टॉपिक में ऐसा यूज़ भी होना है कि आर को हम 1/u लेट किया करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करने के लिए, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जो आर है उसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे 2 टाइम्स d²r/dt² चाहिए। तो मैं r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा 2 टाइम्स, उससे मिलने वाला डेरिवेटिव वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। d∜/dt चाहिए, वो हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मिल चुका है। तो वैल्यू दोनों जो डिराइव होंगी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है और हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करें, dr/dt किसके इक्वल हो गया, -1/u² du/dt, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि dr/dt किसके इक्वल हो जाएगा, -1/u² du/dθ इंटू dθ/dt, ठीक है। तो dθ/dt की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, कौन सी, या एक काम करते हैं पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, r की 1/u, मतलब ये क्या हो जाएगा r², और वैल्यू जो बनी हमारे पास वो क्या बनेगी वो चेक कर लेते हैं, देखें। तो dr/dt किसके इक्वल हो गया, -r² du/dθ इंटू dθ/dt, और इस वैल्यू को ध्यान दें r² dθ/dt, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, h, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी, dr/dt इक्वल टू -h du/dθ, ठीक है। वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो क्या बना, dr/dt विच इज़ इक्वल टू -h du/dθ, ठीक है। अब इसी का डेरिवेटिव अगेन करें, मैंने बताया था ना कि इसका 2 टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो d²r/dt² किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, -h, इसका डेरिवेटिव d²u/dθ² और थीटा का हो गया dθ/dt, ठीक है। और dθ/dt ध्यान है, अभी मैंने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था dθ/dt होता है, दिखा देते हैं, dθ/dt ये रहा जी इक्वेशन नंबर 2 में h/r² होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे कि मैं बार बार कहाँ से ये रिज़ल्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं d²r/dt² किसके इक्वल हो जाएगा, -h² d²u/dθ²। यहाँ पे जो r है वो 1/u के इक्वल था, तो d²r/dt² किसके इक्वल हो गया, -h² u² d²u/dθ², ठीक है। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट का यूज़, ठीक है, इस रिज़ल्ट का यूज़, दोनों का यूज़ हमने किस में करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देते हैं, इसकी dθ/dt किसके इक्वल हो जाएगा, h u² के, मतलब 1/r विच इज़ इक्वल टू ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी d²r/dt² -r dθ/dt होल स्क्वायर इक्वल टू -f, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, फिर पुट करेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास, सिंस d²r/dt² -r dθ/dt होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -f, इक्वेशन ये थी हमारे पास, ठीक है। तो इस r को भी कन्वर्ट कर लेंगे 1/u में, और इसकी वैल्यू ये पड़ी है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो -h² u² d²u/dθ² -r की वैल्यू क्या है 1/u, इसको यूज़ किया।
डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मैं यहाँ बता ही चुका हूँ, एच यू स्केयर, तो होल स्केयर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्केयर यू रेज टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस एफ। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी, एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर, प्लस में ये यू एक कैंसिल हो जाएगा तो एच यू क्यूब विच इज़ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, एच स्केयर यू स्केयर देख पा रहे हो कॉमन आ रहा है, डी स्केयर यू बॉन डी थीटा स्केयर प्लस में यू विच इज़ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू विच इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ठीक है, यही हमें डिराइव करनी थी। दो तरह की इक्वेशन इसके अंदर मतलब मेनली है, एक तो पोलर फॉर्म जो मैंने डिराइव करवा दी है, दूसरी इसके अंदर है पैडल फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद हम क्या डिराइव करेंगे, पैडल फॉर्म को डिराइव करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। जो पिछला रिजल्ट है वो भी हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने पोलर फॉर्म में डिराइव किया। ठीक है, तो इस पैडल फॉर्म को डिराइव करने के लिए एक रिज़ल्ट यूज़ किया जाएगा, वो रिज़ल्ट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वो रिज़ल्ट आपको फर्स्ट सेम की कैलकुलस की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ कैलकुलस की बुक का आई थिंक सो 5th चैप्टर है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसके अंदर इसको पूरे अच्छे ढंग से डिराइव किया हुआ है कि मतलब ये रिज़ल्ट बना कैसे है। इसका इक्वेशन का हमने डायरेक्ट यूज़ करना है यहाँ। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल मैं बता देता हूँ क्या रोल है इनका। इसमें जो p है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल O टू द टेंजेंट एट P पॉइंट मैंने बताया ही था कौन सा था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम O, ठीक है, P से P पर, P के टेंजेंट पर। ठीक है, R क्या पोजीशन वेक्टर है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में एक टॉपिक के अंदर यूज़ किया था और ये भी बताया था कि आगे भी इस तरह के रिज़ल्ट यूज़ होने हैं। मैंने बोला था कि R को हम 1/u पुट करके सोल्व किया करेंगे। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 1/r इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए, पर इस फार्मूले में dr/d थीटा चाहिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, क्या वैल्यू आएगी, -1/r स्क्वायर और r का dr/d थीटा किसके इक्वल हो गया, du/d थीटा के। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, सो क्या बना, 1/p स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1/r को हम यूज़ कर लेते हैं u, तो वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, पता है इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। तो ये इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वैल्यू ये बन जाएगी du/d थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो अब जो पैडल फॉर्म डिराइव करने के लिए इसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, करें तो वैल्यू क्या आई, -2/p³ और p का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके इक्वल हो गया, 2u du/d थीटा प्लस यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2 du/d थीटा और du/d थीटा का d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, 1/p³ dp/d θ विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से du/d θ भी कॉमन आ रहा है, वैल्यू रहेगी u प्लस d²u/d θ², du/d θ कॉमन आ गया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में देख पा रहे हो, ये रिज़ल्ट हमने अभी डिराइव करवाया है। d²u/d θ² प्लस u किसके इक्वल आया था, f/h² के। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको यूज़ करें, वैल्यू क्या बनती है, वैल्यू हमारे पास बनी -1/p³ dp/d θ विच इज़ इक्वल टू f/h²u² इंटू du/d θ। ध्यान होगा du/d θ वैल्यू यहाँ पे ये रही, ये पड़ी du/d θ की वैल्यू ये थी। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, या इसको ऐसा लिख दें, r जो है 1/u के इक्वल था। ठीक है, तो ये वैल्यू पता है क्या बन जाएगी, -u² dr/d θ विच इज़ इक्वल टू du/d θ। इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ du/d θ को इसकी जगह। ठीक है, लो जी, जिसमें u² से u² कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, वैल्यू हमारे पास बन गई h²/p³ dp/dr विच इज़ इक्वल टू f। तो ये पैडल फॉर्म है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो आज हमने मेनली 3 टॉपिक किए। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, सेकंड हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो अलोंग ए प्लेन कर्व होता है उसको प्रूव किया। एक तो टॉपिक ये किया था, सेकंड टॉपिक हमने ये किया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म, और उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पैडल फॉर्म। ठीक है, ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं एरियल वेलोसिटी को, ठीक है, और उससे जुड़े आगे जो टॉपिक है वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस मैथ से या फिर कोई और भी मैथ जो हम स्टार्ट कर पाएँ तो उससे उसकी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।